दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हम हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू स्ट्रेंजर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, और ये एक प्लूरल नाउन है, दो अजनबी। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टू स्ट्रेंजर्स केम टू आ विलेज इन द इवनिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आज की जो हमारी कहानी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? टू स्ट्रेंजर्स केम, और ये कम की सेकंड फॉर्म है। दो अजनबी आए टू अ विलेज, एक गाँव में, इन द इवनिंग, शाम को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? टू स्ट्रेंजर्स केम टू ए विलेज इन द इवनिंग, मतलब शाम को एक गांव में दो अजनबी आए। दे वेंट टू द सरपंच ऑफ दैट विलेज एंड आस्क्ड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या वे लोग, और ये एक से अधिक लोगों के लिए यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? दे वेंट टू द सरपंच ऑफ दैट विलेज, मतलब वो, या कह सकते हैं वे लोग या वे उस गांव के सरपंच के पास गए। एंड आस्क्ड, और पूछा, मे वी स्टे फॉर द नाइट इन योर विलेज, और ये क्वेश्चन मार्क है। और दोस्तों, इस वाक्य में मे का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप उस वाक्य में आज्ञा के ये शो करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई आज्ञा मांगना चाहता है या परमिशन लेना चाहता है, तो वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो आप इस चीज़ को भी नोट करें। तो क्या मतलब हुआ? मे वी स्टे फॉर द नाइट इन योर विलेज, मतलब क्या हम रात को आपके गांव में रुक सकते हैं? श्योर, ज़रूर। सेड द सरपंच, सरपंच ने कहा। देयर इज़ अ हाउस मेंट फॉर स्ट्रेंजर्स इन आवर विलेज। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये मेंट जो है इसे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कुछ होना। तो क्या मतलब हुआ? देयर इज़ ए हाउस मेंट फॉर स्ट्रेंजर्स, मतलब एक घर है जो कि अजनबियों के लिए ही है, मतलब उन्हीं के लिए है वो। इन आवर विलेज, हमारे गाँव में। यू मे स्लीप देयर, और दोस्तों जब हम किसी को कोई इजाज़त देते हैं, किसी तरह की परमिशन या आज्ञा देते हैं, तो वहाँ पर भी मे का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया। तो क्या मतलब हुआ? यू मे स्लीप देयर, आप वहाँ सो सकते हो। चलिए आगे देखिए। एंड देयर इज़ डिनर फॉर यू टू ईट। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? एंड देयर इज़ डिनर फॉर यू टू ईट, और आपके लिए रात्रि का भोज है खाने के लिए। आगे देखिए। बट, लेकिन, देयर इज़ एन ओल्ड कस्टम इन आर विलेज। क्या मतलब हुआ? और ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जब आप वर्तमान में प्रेजेंट में ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाते हैं, इस तरह का वाक्य सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, कस्टम, ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं। कस्टम का मतलब होता है रिवाज। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? बट देयर इज़ एन ओल्ड कस्टम इन आर विलेज, लेकिन हमारे गाँव में एक पुराना रिवाज है। स्ट्रेंजर्स दैट स्लीप इन आर हाउस, और जो अजनबी हैं, दैट स्लीप इन आर हाउस, जो हमारे घर में सोते हैं, मस्ट नॉट स्नोर। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना, और दोस्तों मस्ट का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब वहाँ पर हम अवश्य लगाना चाहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? मस्ट नॉट श्योर, उन्हें अवश्य ही खर्राटे नहीं लेने चाहिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? स्ट्रेंजर्स दैट स्लीप इन आर हाउस मस्ट नॉट स्नोर, मतलब जो स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, जो हमारे घर में सोते हैं, उन्हें अवश्य ही खर्राटे नहीं लेने चाहिए। वी किल द मैन हु स्नोर्स। क्या मतलब हुआ? वी किल द मैन हु स्नोर्स, मतलब हम उस आदमी को मार देते हैं हु स्नोर्स, जो खर्राटे लेता है। चलिए आगे देखिए।
द टू स्ट्रेंजर्स वेंट टू द हाउस। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट। तो क्या मतलब हुआ, द टू स्ट्रेंजर्स वेंट टू द हाउस। जो ये दो अजनबी थे वो वेंट टू द हाउस, वो घर पर चले, वो मतलब उस घर पर चले गए। दे हैड अ गुड मील देयर। और ये हैड का यहाँ प्रयोग किया गया है खाने के रूप में, किसी चीज़ को ग्रहण करना, वहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाता है और ये पास्ट है तो वहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया हैड। तो क्या मतलब हुआ, दे हैड ए गुड मील, मतलब उन्होंने एक अच्छा खाना खाया, देयर वहाँ पर, एंड देन दे वेंट टू स्लीप, और फिर वो सोने के लिए चले गए। आगे देखिए, दे स्लैप्ट वेल। और दोस्तों ये जो वर्ड है स्लैप्ट, ये स्लीप की सेकेंड फॉर्म है। दे स्लैप्ट वेल, वह अच्छे से सोए। 1 hour पास्ट, पास्ट का मतलब होता है गुजरना, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, 1 hour पास्ट, 1 घंटा गुजर गया। 2 hours पास्ट, 2 घंटे गुजर गए। देन फिर one of them began to snore। और ये दोस्तों बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन। और वन ऑफ देम का मतलब हो उनमें से एक, वन ऑफ देम बिगन टू स्नोर, मतलब उनमें से एक खर्राटे लेने लगा। चलिए आगे देखिए, द अदर स्ट्रेंजर हर्ड द स्नोरिंग। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है और ये हियर की सेकंड फॉर्म है। हियर का मतलब होता है सुनना और हर्ड सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, द अदर स्ट्रेंजर हर्ड द स्नोरिंग। और ये जो दूसरा मतलब जो दूसरा अजनबी था, हर्ड द स्नोरिंग, उसने खर्राटों को सुना, मतलब उसने खर्राटों की आवाज़ को सुना। चलिए आगे देखिए, ही थॉट। और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। ही थॉट, उसने सोचा, द पीपल विल हियर द स्नोरिंग एंड किल हिम। क्या मतलब हुआ, द पीपल विल हियर द स्नोरिंग, कि जो लोग हैं विल हियर, वो सुनेंगे, द स्नोरिंग, खर्राटों को, एंड किल हिम, और उसे मार देंगे। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जो कि अफर्मेटिव का हो, तो वहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया जाता है। तो क्या, और हियर मतलब सुनना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द पीपल विल हियर द स्नोरिंग एंड किल हिम, मतलब जो लोग हैं वो खर्राटों की आवाज़ को सुनेंगे, खर्राटों को सुनेंगे, एंड किल हिम, और उसे मार देंगे। चलिए आगे देखिए, द स्ट्रेंजर वॉन्टेड टू सेव द स्ट्रेंजर स्लीपिंग बाय हिज साइड। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो जो पहली वर्ब है, मतलब जो उसमें मुख्य वर्ब है, प्राइमरी वर्ब, उसे आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। उसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ दो वर्ब का प्रयोग किया जाना है, तो पहली वर्ब को आपको टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, उसके बाद टू लगाना है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और सेव का मतलब होता है बचाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द स्ट्रेंजर वांटेड टू सेव, जो अजनबी था वांटेड टू सेव, वो बचाना चाहता था, द स्ट्रेंजर, उस अजनबी को, स्लीपिंग बाय हिज साइड, जो उसके बगल में, जो उसकी तरफ, जो उसके बगल में सोया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसा उस गांव के सरपंच ने बताया कि आप यहाँ सो सकते हो, लेकिन यदि कोई खर्राटे लेगा तो उसे हम मार देंगे। तो इनमें से जो दो अजनबी थे उनमें से एक अजनबी जो था वो खर्राटे लेने लगा, तो दूसरा जो अजनबी था उसने देखा कि वो खर्राटे ले रहा है, तो उसने सोचा कि शायद वो लोग इसे मार देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ही थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। ही थॉट अ लिटिल, उसने थोड़ा सोचा, एंड देन, और फिर, बिगन टू सिंग, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन मतलब होता है शुरू करना और सेकंड फॉर्म में बिगिन टू सिंग, और वो गाने लगा, या कह सकते हैं उसने गाना शुरू कर दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही थॉट अ लिटिल एंड देन बिगन टू सिंग, मतलब उसने थोड़ी देर सोचा, उसने थोड़ा सोचा और फिर उसने गाना शुरू कर दिया। सो इसलिए वन स्ट्रेंजर स्नोर्ड, जो एक अजनबी था स्नोर्ड, उसने खर्राटे लिए, एंड द अदर सैंग, और जो दूसरा था उसने गाया। चलिए आगे देखिए,
ही सैंग वेरी वेल, और ये सिंग की सेकंड फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं, सिंग की सेकंड फॉर्म में सैंग, ही सैंग वेरी वेल, उसने बहुत अच्छे से गाया। द पीपल डिड नॉट हियर द स्नोरिंग, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और आप इसका स्ट्रक्चर नोट कर सकते हैं। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया। ये हमारा सब्जेक्ट है द पीपल, उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। तो और स्नोरिंग का मतलब खर्राटे, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द पीपल डिड नॉट हियर द स्नोरिंग, जो लोग थे उन्होंने खर्राटों को नहीं सुना। चलिए, और दोस्तों आपने कहानी में सुन ही लिया होगा कि एक व्यक्ति खर्राटे ले रहा था, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति था वो गाना गा रहा था ताकि वो जो लोग थे वो उसके खर्राटों को ना सुन सकें। दे लिसनड द सॉन्ग, और लिसन का मतलब होता है किसी चीज़ को सुनना, ध्यान से सुनना। दे लिसनड द सॉन्ग, उन्होंने गाने को सुना। एंड बिगेन टू डांस, और वो डांस करने लगे, मतलब वो नाचने लगे। चलिए आगे देखिए। सम ऑफ देम सैंग द सॉन्ग टुगेदर, और उनमें से सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ सैंग द सॉन्ग, उनमें से कुछ ने गाना गाया टुगेदर एक साथ, विद द स्ट्रेंजर अजनबी के साथ। एंड डांस्ड टू द म्यूज़िक, और उन्होंने मतलब उन्होंने डांस किया, मतलब उन्होंने नृत्य किया, उन्होंने नाचा टू द म्यूज़िक, उस संगीत पर। चलिए आगे देखिए। मैन वीमेन एंड इवन द सरपंच सैंग एंड डांस्ड, क्या मतलब हुआ कि पुरुष, महिलाएं एंड इवन सरपंच, और यहाँ तक कि जो सरपंच था सैंग एंड डांस्ड, उसने भी गाया और वो नाचा। इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह में। द सरपंच गेव दैम अ स्मॉल बैग, और दोस्तों ये गिव की सेकेंड फॉर्म में गेव। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में। द सरपंच गेव देम अ स्मॉल बैग, जो सरपंच था गेव देम ए स्मॉल, और ये जो दैम है वो उन दोनों अजनबियों के लिए यूज़ किया गया ऑब्जेक्ट के तौर पर। द सरपंच गेव देम अ स्मॉल बैग, सरपंच ने उन्हें एक छोटा सा बैग दिया, एक थैला दिया, ऑफ मनी, पैसों का। चलिए आगे देखिए। आई गिव दिस मनी टू बोथ ऑफ यू, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, उसके बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, आई गिव दिस मनी टू बोथ ऑफ यू, और बोथ ऑफ यू मतलब आप दोनों को, मतलब मैं ये पैसे आप दोनों को देता हूँ। वी हैड अ गुड टाइम विद यू, वी हैड ए गुड टाइम विद यू मतलब हमारा आपके साथ एक बहुत ही अच्छा समय रहा, या कह सकते हैं हमारा आपके साथ बहुत अच्छा समय बीता। वी डांस्ड एंड सैंग वेल, हम मतलब कि हम नाचे एंड सैंग वेल, और हमने बहुत अच्छी तरह से गाया। थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद। द स्ट्रेंजर्स लेफ्ट द विलेज हैप्पीली, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये लीव की सेकंड फॉर्म में। लीव का मतलब होता है निकलना या फिर रवाना होना, और ये सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। और दोस्तों ये जो वर्ड आप देख रहे हैं हैप्पीली, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, और ये जो हैप्पीली है ये एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खुशी से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द स्ट्रेंजर्स लेफ्ट द विलेज हैप्पीली, जो अजनबी थे वो बहुत खुशी से, प्रसन्नता से, खुशी से गाँव से चले गए, या कह सकते हैं गाँव से रवाना हो गए। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी देख लेते हैं एक बार। इस कहानी का मॉरल क्या है, क्विक थिंकिंग कैन सेव लाइफ्स, क्या मतलब हुआ, क्विक थिंकिंग मतलब वो जो तुरंत सोचना जो होता है, जो तुरंत सोचने की जो प्रक्रिया होती है, कैन सेव लाइव्स, वो जीवनों को बचा सकती है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा इस मॉरल का मतलब मॉरल के अनुसार आपने कहानी को देखा, ये जो कहानी थी इसमें जैसा उस गांव का रिवाज था उसी के अनुसार कि यदि कोई खरांटे लेता था तो वो उस व्यक्ति को मार देते थे। तो जब दो अजनबी वहाँ सो रहे थे तो एक व्यक्ति जो था वो खरांटे ले रहा था, जो दूसरा व्यक्ति था जब वो उठा तो उसे लगा कि शायद ये लोग इसे मार देंगे, तो वो गाना गाने लगा। तो ये उसकी क्विक थिंकिंग थी, जो उसने इतनी जल्दी एक अच्छा डिसीजन ले लिया और अपने डिसीजन की वजह से उसने उसकी जान बचाई। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, साथ में ग्रामर का स्ट्रक्चर भी समझाने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो, और यदि कहानी आपको अच्छी लगी और आपने आज इस स्टोरी में कोई भी नया वर्ड सीखा हो, कोई नया स्ट्रक्चर सीखा हो, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।